Read about I have just given you the introduction of मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को? हमने देखा था कि भारत में जो शुरुआत होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, दैट इज फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी चीज कल रह गई थी, एक बार हम इसका ओवरव्यू लेते हैं सिलेबस का, जो चीजें हमें इसमें पढ़नी है। सिलेबस आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास। तो क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत आपको आएगा? टॉपिक्स हैं टोटल 10 टॉपिक्स हैं, जिसके अंतर्गत हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो पूरा हिस्ट्री है इसको हमने 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, मॉडर्न हिस्ट्री को। जिसमें पहला आपका टॉपिक यही है जिसको हमने स्टडी किया था अभी, हम शुरुआत की थी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच। उसमें भी हमें मेनली फोकस करना है इंग्लिश में, क्योंकि उनका ही रूल रहा। एक टॉपिक आपका आएगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगलों का पतन, एंड राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का उदय। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड द राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का उदय। फिर हमें देखना है कि जब डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो रहा है, उसी टाइम पर भारत में बहुत सारे नेटिव स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऑटोनॉमस स्टेट्स राइज हो रहे हैं। और फिर जब वो स्टेट्स राइज होंगे, तो लेटर ऑन कन्फ्लिक्ट होगा उनका ब्रिटिशर्स के साथ, जहां पर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स, जैसे प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट बैटल है, टर्निंग पॉइंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। साथ ही साथ बैटल ऑफ बक्सर, और कुछ ट्रीटीज लाइक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड ट्रीटीज को भी हमने इसके अंतर्गत डिस्कशन करना है, ये भी हम सब डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। जब हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो हालांकि देखो, आप लोग एक्ट्स पढ़ रहे हैं, वो एक्ट्स हिस्ट्री में भी पढ़े जाते हैं, वो एक्ट्स पॉलिटी में भी पढ़े जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है, शुरुआत जो हो रही है, वो बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और वो सब पार्ट कहाँ पढ़ रहे हैं हम? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी वो सारी चीजें हैं। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है या जो लीगल पार्ट है, उसको आप कवर कर रहे हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यूरोपियंस का एडवेंट हो गया, मुगलों का डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पावर राइज हो रही है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखेंगे और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज देखेंगे। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स हैं, वो दो मोर्चों पर क्योंकि लड़ाई करेंगे। एक पहला मोर्चा जो कि इंडिया की नेटिव पावर्स हैं, उनको कैसे सप्रेस करेंगे, ये चीजें देखेंगे हम। दूसरा जिसमें आप पढ़ेंगे, नेटिव पावर से मतलब क्या है, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, किस तरह से वो चीजें होंगी। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपने राइवल कंपनीज को, जैसे डच हैं, जैसे पोर्तुगीज हैं, जैसे फ्रेंच हैं, उन्हें कैसे काउंटर करेंगे। तो वो सारी चीजें भी इस दौरान इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड ट्रीटीज। इसके बाद जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, इसी के। सर वॉइस। सर वॉइस नहीं आ रही है।
अब आ गई आवाज? हाँ आ गई। तो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपको ध्यान रखना है, ये फिफ्थ टॉपिक है जो हमने इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर बहुत सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये प्रीलिम्स के बेसिस पर है। तो वैसे तो सिलेबस आपको पता है हिस्ट्री का बहुत वास्ट होता है, तो हमने फास्ट फॉरवर्ड करके जो ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर ज्यादा टाइम हम देंगे। बाकी जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो कि मतलब वन लाइनर है, उसको वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फिफ्थ टॉपिक है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद का जो पूरा पार्ट है, उसको हम पूरा का पूरा टाइम देंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि हम देखेंगे कुछ ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कांग्रेस से पहले थी, यानी प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। आज तारीख कितनी है? 28 दिसंबर आने वाला है इनका जो फाउंडेशन डे, 28 दिसंबर 1885 को। इसी महीने, दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं पूरा का पूरा फेज। और यहां से आप इसको अब उसमें पॉलिटी में भी देख रहे होंगे, स्वराज की जो बात उठने लगी है। और जो सबसे पहला नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो यहां से क्या होगा? अब यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको आप डिवाइड कर देंगे तीन फेजेस में। और इसी तरह आपको पढ़ना है, थ्री फेजेस में आप डिवाइड करेंगे। पहला फेज है 1885, जब से कांग्रेस फॉर्म हुई, टिल 1905 एडी, यानी अर्ली 20 ईयर्स। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला ईयर है, ठीक है। तो 1805 से 1905, इसे हम बोलेंगे कांग्रेस का मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज, लिबरल फेज, ठीक है। इसके बाद 1880, सॉरी, इसके बाद 1905 से 1918, 1918, कुछ किताबों में 1917 भी रहता है। अब ये वो फेज है जब इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट, जिस टाइम पर लाल बाल पाल, ऐसी पर्सनालिटीज, ऐसे लोग, ऐसा चरित्र डोमिनेंट रहेगा। उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट हम देखते हैं 1905 से 1918। इसके बाद जो पूरा का पूरा फेज है, क्योंकि आपको पता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, 1918 में अहमदाबाद में स्ट्राइक हुई है, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ है। और उसके बाद आप देख रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल पॉलिटिक्स में राइज करेंगे। कब? 1919 में, जब एक पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, रोलट एक्ट आया था। और रोलट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने रोलट सत्याग्रह किया था। और उसी दौरान 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में एक बहुत बड़ी घटना होती है, जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा, आप बोलिए, ब्लैक स्पॉट है। तो वो घटना से महात्मा गांधी फिर अब नेशनल लेवल पर आगे, नॉन कोऑपरेशन और वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म हो रहा है इस पीरियड में। तो यहां से आप देखेंगे एक तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है 1918 से 1947 ऑनवर्ड्स। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम डोमिनेंट पर्सनैलिटी कौन है? महात्मा गांधी। गांधीयन फेज, क्या बोलते हैं? गांधीयन फेज। और यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। यानी कि पूरी हिस्ट्री इन पूरे तीन फेजेस में बांट दी जाती है। कौन कौन से फेज हो गए हमारे पास? मॉडरेट फेज, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट फेज, और गांधीयन फेज। कहां से स्टार्ट किया हमने? फ्रॉम दी, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी
1885 टू 1905 अर्ली 20 इयर्स, देन 1905 टू 1918, और फिर 1918 टू 1947। ये तो मेन लाइन पॉलिटिक्स चल रही है भारत में। बट इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो सब चीजें चल रही हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है 8th नंबर पे, जिसको हम लिख रहे हैं, दैट इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। भारत में क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही थी। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, उसके भी दो फेज हैं। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। आपने भगत सिंह साहब का नाम सुना है, आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है, आपने खुदीराम बोस का नाम सुना है, आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है, सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम सुना है। तो ये सब किस में आते हैं? क्या ये कांग्रेस का पार्ट है? नहीं, ये अलग से हम पढ़ते हैं, जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी भारत में, जैसे गदर पार्टी, जैसे गदर मूवमेंट, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये सारी चीजें, काकोरी रेल लूट इंसिडेंट, ये सब, असेंबली बॉम्ब कांड, ये सब चीजें किस में आएंगी? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में। यानी कि कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी जहां पर सीधा सीधा ब्रिटिशर्स का असैसिनेशन भी कर दिया जाता था, इतने एक्सट्रीम लेवल पर भी चले जाते थे। तो वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है, उसको अलग से पढ़ा जाता है। इसके अलावा फिर जो हमारे पास बच जाता है वो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए, लैंड रिवेन्यू, इनके लैंड रिवेन्यू सिस्टम, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब आपने सुना है, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब चीजें, लॉ रिफॉर्म्स जो हुए, लीगल रिफॉर्म्स भारत में आप पढ़ ही रहे हैं। कौन, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? एक्ट्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा एक्ट। कौन से एक्ट से भारत में फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ था? प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? वेरी गुड, 1933 चार्टर एक्ट से 1934 में भारत में प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ, जिसके हेड थे लॉर्ड मेकॉले। कौन थे? लॉर्ड मेकॉले। और आगे चल के यही जो रिफॉर्म स्टार्ट हुए, दैट रिजल्टेड इन 1860, 1860 में, जो भारत में आपके सामने इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये आप जानते हैं ना, इंडियन पीनल कोड। अब तो तीनों कानूनों के नाम चेंज हुए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट आप देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अलावा आपका चलता था भारतीय दंड संहिता आईपीसी। तो आईपीसी कब आई? 1860 में। उसके लिए काम कब शुरू हो गया? 1834 में, जब आपका लॉ कमीशन बना। तो वो सारी चीजें आपके लीगल रिफॉर्म्स के तहत पढ़ी जाएंगी। फिर इसके बाद भारत में कोर्ट्स का एस्टैब्लिश होना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो आपने पढ़ा होगा, इसके माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश की गई 1774 में, जिसके हेड थे, चीफ जज थे एलिजा इम्पे, जस्टिस एलिजा इम्पे, ये पढ़ा होगा आपने उसमें। और उसके बाद फिर आप देखेंगे 1862 में, 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट्स बनते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। और उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये सारे रिफॉर्म्स कहाँ हो रहे हैं? ये सब इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो, लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स हो, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल, सब इसके अंतर्गत मिसलिनियस पार्ट के अंतर्गत आपका पढ़ा जाता है। तो ये हमारा होगा टॉपिक इंपॉर्टेंट। मतलब कहां कहां से वो क्वेश्चन बन जाते हैं आपको पता है। तो बेसिक चीजें, जैसे जैसे हम मेन पार्ट पढ़ रहे हैं, साइड बाय साइड हमें इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, तो ये सब आपका इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ और बच जाता है तो हम मिसलिनियस में कवर कर लेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, हमारे को इस तरह से अपने पार्ट को कवर करना है। पर ध्यान रखिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये तो केवल एक हिस्ट्री है, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर ऐसी आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है, ऐसी आपकी एंशंट हिस्ट्री है। तो सोचिए, बहुत बड़ा पार्ट है। और फिर कुछ चीजें हमें वर्ल्ड की भी पता होनी चाहिए। तो अपने आप में ही ये एक ही सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि वो अपने आप में पूरा एक समुद्र है। तो आपको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है, उतना पानी उसमें से निकालना है जो हमारे एग्जाम प्रीलिम्स को हमें क्वालिफाई करा दे। तो इसलिए हमें उस तरह से फोकस करना है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है आगे आने वाले दिनों में। पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पहले जब आप सिलेबस समझ जाते हैं, एक बार सिलेबस बहुत वेग तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे आपको पता है ना, एक शब्द लिख दिया जाता है पर उस शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, बहुत मायने होते हैं। तो यहाँ इन्होंने बहुत ही
वैसे लिखा है, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं कि ये आपसे पूछेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में तो सब आ गया, स्टोन एज से लेके और अब प्रेजेंट डे तक आ जाइए, ठीक है ना। तो उसमें भी उन्होंने इंफेसाइज किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो इसका मतलब वेटेज वो उसका रखेंगे, इंपॉर्टेंट ज्यादा रखेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला टॉपिक ही हम डिस्कस कर रहे थे कल, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें हमें बेसिकली क्या बातें पता होनी चाहिए, 5 बातें। पहली बात, कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आती हैं। फिर इन यूरोपियन पावर्स ने कहां कहां पर स्टैब्लिश किया है अपनी साइट्स, कमर्शियल साइट्स, क्या क्या इनका रोल रहा, कौन इनके इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय या कौन इनके इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे, क्या इन्होंने भारत को दिया, यानी भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया, भारत में टबैको कौन लेके आया। इस तरह से आपका आयोग क्वेश्चन बनाता है, तो ये आपको पता होना है। और फिर फाइनली ये भारत से गए कैसे, क्या कारण रहा, क्या इन्हें किसी राइवल पावर ने यहाँ से डिस्टैब्लिश किया, या बाद में इंडियन के इंडिपेंडेंस के बाद ये गए, कोई हमने ऑपरेशन चलाया, या कोई ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी, जिससे चले गए। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये हमने पार्ट स्टार्ट किया था, और कल मैंने आपको बताया था 3 पावर्स के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट पावर मैंने आपको बोला सबसे पहले पोर्तुगीज, जिसको हमने स्टार्ट किया था। एक दूसरी पावर इसमें है इंग्लिश और फ्रेंच। और मैंने आपको टेरिटरीज भी बताई थी, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। मैंने कहा था कि जो पोर्तुगीज टेरिटरी है भारत में, उसको आपको ध्यान रखना है। और पोर्तुगीज कल्चर आज भी आपको देखना है भारत में, जो मेनलैंड इंडिया है हमारा, उससे बहुत डिफरेंट है आपका गोवा। गोवा का पर कैपिटा बिहार से 10 टाइम्स ज्यादा है, सोचिए आप। गोवा एक छोटा स्टेट है, गोवा पहले यूटी था, लेकिन गोवा एडवांस है। गोवा का कल्चर आपको लगेगा, आपको यूरोप वाली फीलिंग वहां पे आएगी। वहां पे पब, वहां पे कैसीनो, वहां पे पूरा बीच कल्चर, वहां के जो चर्चेज हैं, वहां का आप देखिए क्यूजीन, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हैं। तो गोवा किसके अंडर रहा है, पुर्तगालियों के अंडर रहा है। दादरा नागर हवेली भी लंबे समय रहा, और दमन दीव भी इनका एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी रहा। फिर हम बात कर रहे थे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंतर्गत तो पूरा भारत ही रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके अंतर्गत रहा है। आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का म्यांमार, आज का श्रीलंका बड़ा पार्ट। और फ्रांस, फ्रेंच टेरिटरी के अंतर्गत आपका, मैंने आपको बताया था पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी में मैंने आपको बताया था कि 4 अलग अलग पार्ट्स में पौंडीचेरी है। वैसे 5 पार्ट में था, 4 अलग अलग पार्ट्स में है। यनम, माहे, कराइकल, यनम, माहे, कराइकल, पौंडीचेरी चौथा खुद ही अपने आप में, और चंदरनगर, वो बंगाल में था, वो अर्ली 50s में मर्ज कर दिया, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे अब। बताइए मुझे कहां कहां पर पड़ते हैं ये, क्योंकि ये आसपास तो नहीं है, ये दूर दूर है। अगर मैं एक रफ मैप लूं, तो तमिलनाडु स्टेट है हमारा, सपोज ये चेन्नई है, चेन्नई, मद्रास, चेन्नई अब आज का कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो पौंडीचेरी कहां पड़ेगा इसकी, इधर, इधर तो मतलब इधर। यनम कहाँ है, यनम आंध्र में है। वेरी गुड, यनम कहाँ है, आंध्र में, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंध्र के टेरिटरी में आता है तो अपने आप में यूटी वो। माहे, माहे केरला में, बिल्कुल। अब इन दोनों में पौंडीचेरी और कराईकल, पौंडीचेरी और उसके नीचे कराईकल, यानी पीके, याद रख सकते हैं आप, पीके। पीके तो मूवी भी थी। पौंडीचेरी और कराईकल, यनम आपको पता लगा, और माहे आपको पता लगा। यनम ये है आंध्र, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम उसके आसपास देखिएगा, और इधर के आगे आपका माहे, ठीक है। और ये सब एक टेरिटरी के अंतर्गत चलता है, यूटी ऑफ पौंडीचेरी, यूटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका ज्योग्राफी में भी काम आएगा, और हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो गोवा है, ये तो आपको पता ही है गोवा कहां पे है। और गोवा के अलावा आपको दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, गुजरात और महाराष्ट्र का बीच का आप मैप देखिएगा, अरेबियन सी से लगता हुआ, तो वहां पर आपको ये सारी टेरिटरीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब हमने कल कुछ पर्सनैलिटीज के नाम लिए थे, जैसे मैडम हमने एक पढ़ा था,
नाम जिसमें था इंपॉर्टेंट नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? हाँ, अमेरिकास। अमेरिकास की डिस्कवरी कब हुई? 1492। बसंत, आप कल थे क्लास में, बसंत और प्रिया। अमेरिकास की डिस्कवरी 1492 में हुई। लेकिन अमेरिकास को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। ये न्यू वर्ल्ड जो है, ये किसके नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा है, इस पूरे रीजन का नाम? बसंत और प्रिया, अगर आपको पता हो बेटा तो किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुची। किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुची। कौन से दो देश थे मैडम यूरोप के जो ये सी वॉयजेस, ठीक है ना, इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करते थे, स्पॉन्सर करते थे बड़े बड़े वॉयजेस को? कौन थे वो? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल, ये देश हैं, दो देश हैं अलग अलग, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है। भारत में आने वाला पहला यूरोपीय जो वाया सी रूट आया वो कौन है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत के कौन से कोस्ट पर पहुंचा? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे कौन से स्टेट में इसका मेजर पार्ट है? केरला में। कौन सा वो टेरिटरी था, स्टेट था, जहां पर ये पहुंचा था? कैलिकट। कैलिकट में इनकी पहली साइड भी आगे लगती है। कैलिकट को प्रेजेंट डे हम किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, कल बताया था मैंने, कोझिकोड। किस नाम से जानते हैं? कोझिकोड। अच्छा, अब जब ये यहां पर आ गया तो इसको एक लोकल हिंदू किंग ने वेलकम किया। उसका नाम क्या था, जो उनका पेरेंटल टाइटल है? जेमोरिन। क्या नाम है, मतलब क्या टाइटल है? जेमोरिन। क्या है? जेमोरिन। और ये भारत में आने के बाद जब ये भारत से वापस गया तो इसको अपना जो भी यात्रा खर्चा लगा होगा उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। और इस बात से यूरोप में तहलका मच गया कि यहां पर इस व्यक्ति ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। ये अचीवमेंट था। लेकिन क्या इससे सब लोग खुश होंगे? अभी तक हम जानते हैं जो व्यापार हो रहा है भारत के पूरे क्षेत्र में, ये है हमारा इंडिया। फिर आपको नक्शा ध्यान देना है, ये इधर है श्रीलंका, ठीक है। अब श्रीलंका कई लोग इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ध्यान रखना है इंडिया से इस तरह से श्रीलंका। अब ये है हमारा अरेबियन सी। ये क्या है? अरेबियन सी। तो यहां पर वो पहुंचा है। इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट डे केरला है हमारा, मालाबार कोस्ट। अब जब यहां पर पुर्तगाली आ रहे हैं और वो यहां से सामान लेके वाया सी रूट यूरोप पहुंचेंगे, तो इससे किसका, किसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा? उन लोगों पर, उन व्यापारियों पे जो कि भारत के पश्चिमी तट से, वेस्टर्न कोस्ट से सामान यहां पहुंचाते थे और फिर यहां से यूरोप पहुंचाते। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यानी कि वो कौन है? अरब मर्चेंट्स। कौन है? अरब मर्चेंट्स, अरब व्यापारी हैं वो। और अरब व्यापारी बढ़ते हुए यूरोपीय या पुर्तगाली इंपैक्ट को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। वो उनके फेवर में नहीं है। अभी तक उनकी यहाँ पे पूरी तरह से मोनोपोली थी। वो लोग यहाँ से सामान, स्पाइसेस, जो भी और चीजें ट्रेड हो रही हैं, उसको लेकर वो लेके जा रहे हैं मिडल एरियाज में, मिडल ईस्ट। और वहां से फाइनली जा रहा है वो कहाँ? यूरोप जा रहा है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। लेकिन अब ये सारा मामला तो दिक्कत वाला हो जाएगा। किसके लिए? अरब्स के लिए। इसीलिए अब धीरे धीरे क्या होगा, अरब्स का और पोर्तुगीज का आपस में कन्फ्लिक्ट राइज होगा। लेकिन उसमें समय है। कैसे? शुरुआत में पहले कौन आया? वास्को डिगामा। कौन आया? वास्को डिगामा। ये एक पर्सनैलिटी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसको तो आपको भूल ही नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा कुछ और पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं। जैसे एक नाम आएगा अगला, अगला व्यक्ति जो और बड़ा मिशन लेके आएगा, पेड्रो एल्बरेज कैब्राल। ये नाम, ये व्यक्ति आ रहा है अब भारत में 1500 में। क्या नाम है इसका? पेड्रो एल्बरेज कैब्राल। ये एक बड़ा मिशन लेके आ रहा है। फिर इसके बाद दोबारा वास्को डिगामा आएगा। वास्को डिगामा भारत आता है। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं कि भारत में आने वाले प्रारंभिक अर्ली यूरोपियंस, और यूरोपियंस में भी कौन? पोर्तुगीज हैं।
कुल मिला के हमें इसमें 5 नाम ध्यान रखने हैं। पहला नाम वास्को, नाम थोड़े इनके मतलब जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए थोड़े वैसे होंगे नाम, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन नेम नहीं है, ये बाहर के यूरोपियन नेम है, उसमें भी पुर्तगाली नेम है। एक नाम आपको ध्यान रखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए, नहीं याद हो तो एटलीस्ट इतना याद हो जाए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। अगर पेपर टफ बनता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है तो आपसे ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन पुर्तगाली पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, तो वास्को डे गामा, तो वो आपको पता ही रहे, वो तो कोई नहीं भूल सकता। पेड्रो अल्बरेस कैब्राल, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, चौथा नाम अल्फोंसो डी अल्बू कर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। और एक और नाम है बच्चों ये थोड़े नाम वैसे हैं तो याद रखने की कोशिश करना। एक और नाम है नीनो डी कूना। बस हमारा काम चल जाएगा। नीनो डी कूना, हमारा काम इतने में चल जाएगा। अब इसमें हमारा काम लोअर पीसीएस हो छोड़ो, अपर पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उतने में भी इतने ही पढ़ने हमें बस। 5 नाम हमें ध्यान देने। कौन कौन से नाम है? वास्को डी गामा, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद पेड्रो अल्बरेस कैब्राओ। कभी इनको फ्रेंच, कभी पता लगा ये फ्रेंच के उसमें पूछ ले आपको, ये फ्रेंच नहीं है, ये सब पोर्तुगीज मिशन लेके आ रहे हैं, ना ये अंग्रेज हैं। इनका विलियम हॉकिंस और आपका टॉमस रो, उनसे कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वो सब बाद में पढ़ने हमने। ये कौन है? पोर्तुगीज है। ये कौन है? पोर्तुगीज। और पुर्तगालियों ने ही पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा है। तो वास्को डिगामा ध्यान रखना है। पेड्रो अल्बरेस कैब्राल दूसरा नाम ध्यान रखना है, कल पूछूंगा मैं। तीसरा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, तीसरा नाम ध्यान रखना है। चौथा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ध्यान रखना है। और पांचवा नीनो डी कुना। अब अगर मैं इसमें से क्वेश्चन बनाना चाहूं तो बड़े सिंपल सिंपल इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और डायरेक्ट वो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछे गए हैं। इनफैक्ट रेलवेज और एसएससी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज रूल इन इंडिया? ये आपके सामने ऑप्शन हो तो आप क्या टिक करेंगे? भारत में वॉइसरॉय कौन वॉइसरॉय? ये नहीं कि वहां आप ढूंढ रहे हैं कि इसमें तो लॉर्ड कैनिंग ही नहीं है, वो तो अंग्रेजों का है। अभी हम बात किसकी का, अंग्रेज तो अभी आए नहीं है, अभी तो हम 100 साल पीछे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पुर्तगालियों की। अभी अर्ली 1 सेंचुरी तक पूरा का पूरा डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस रहा है पुर्तगालियों का। तो कौन है इसमें? आपको पता होना चाहिए। भारत में, हाँ देखो, वास्को डिगामा आप टिक लगाएंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। हमारे देश में 1505 में जो भेजा गया, वो भेजा गया एज अ फर्स्ट वॉइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन भेजा गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय, वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया? क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एयर क्या है? 1505। अब आप सोचिए इनकी, इनकी वो देखिए जरा फ्रीक्वेंसी, क्या तेजी से इन्होंने काम किया। 1498 में वो पहली बार खोजने आया। 1501 में अपना पहला सेटलमेंट भी लगा देंगे। 1503 तक इनके 3 3 सेटलमेंट लग जाएंगे। और अब इनको लग रहा है कि हमें अपना एक परमानेंट रेजिडेंट, अब पहले क्या करते थे, हर साल आता था इनका पूरा शिप, पूरा बेड़ा आएगा एक। अब इन्होंने कहा हमें एक परमानेंट रेजिडेंशियल तौर पर, क्योंकि हमारी साइट्स लग गई हैं, परमानेंटली इंडिया में हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा अपना एक अधिकारी, जिसको टर्म दी गई है वॉइस रॉय। और वो पहला व्यक्ति कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस वॉइस रॉय ने, किस पोर्तुगीज ऑफिसर ने गोवा को कैप्चर किया और कब? तो गोवा को कैप्चर कर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा एग्जाम में। गोवा को कैप्चर करने वाला है ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसे बोलते हैं फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट।
रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट। ईस्ट मतलब जैसे हमारे लिए यूरोप अमेरिका वेस्ट है, उनके लिए ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, ईस्ट। ईस्ट केवल मतलब इंडिया नहीं, इंडिया इंडोनेशिया चाइना तक का पूरा क्षेत्र। तो असल में जिसने ईस्ट, ईस्ट मतलब वर्ल्ड वाइड जो हमने डिवीजन किया है, वेस्ट हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज, हम उनके लिए होगा ईस्टर्न कंट्रीज। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, कब कब 1510 गोवा को कैप्चर किया इन्होंने 1510। अब रुको, गोवा को कैप्चर किया 1510 में, पर गोवा को कैप्चर किससे किया, फिर हमें जाना पड़ेगा मिडाइवल इंडिया में। गोवा जो क्षेत्र है वो बीजापुर सुल्तान के अंतर्गत आता था, बीजापुर, जहां पे आदिल शाह डायनेस्टी थी। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार, ये सब किसका पार्ट थे, बहमनी किंगडम। बहमनी किससे लड़ाई रखता था, विजयनगर एम्पायर, मिडाइवल इंडिया। समझ रहे हैं ना, पढ़ा है ना आपने विजयनगर के बारे में, बैटल ऑफ तालीकोटा, बहुत खतरनाक एक बैटल हुई थी, सुना होगा इसके बारे में। विजयनगर एम्पायर तो सुना होगा आपने, हम्पी, आज भी इसके रेंज हैं, है ना। तेनाली रामा प्रोग्राम भी आते थे टीवी में, है। तो उसका पार्ट था। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, इन्होंने गोवा कैप्चर किया फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। किससे लिया है, बीजापुर सुल्तान। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार, ये सब। गोलकुंडा, गोलकुंडा की खदान सुनी होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, जो कोहिनूर हीरा निकला है, कोहिनूर, गोलकुंडा की खदान से, ठीक है। तो वो सब किसका पार्ट थे, बहमनीज का। तो अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तीसरा, इसमें बोला जाता है, एक टर्म क्वाइन की गई थी कि पोर्तुगीज बनना चाहते थे द फादर ऑफ, सॉरी द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का मास्टर बनना चाहते थे। इन्होंने कार्टेज सिस्टम भी लागू किया। एक पॉलिसी थी बहुत फेमस, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मींस दे वांटेड टू बिकम द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, ताकि जितना भी ट्रेड होगा, ये इंडियन ओशन है, जितना भी ट्रेड होगा, आज भी जो ट्रेड होता है हमारा चाइना के साथ, जापान के साथ, ये सब देखो ना, ये क्या है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये समुद्र है। लेकिन ये वास्तव में समुद्र किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का। ये नीचे तो इंडियन ओशन है, सोचा है ना आपने, ये पानी नीचे आके मिल जाता है, इधर से पानी नीचे, इधर बोलते हैं हम अरब सागर। अगर आप कभी गोवा घूमने जा रहे हैं, मुंबई घूमने जा रहे हैं, और आप वहां बीच में जा रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, तो आप कौन सा समुद्र देख रहे हैं, अरेबियन सी। आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथपुरी हमारे चार धाम में से एक है। आप कलकत्ता जा रहे हैं, आप विशाखापट्टनम जा रहे हैं, वहां आप समुद्र देख रहे हैं, आप कौन सा समुद्र देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल। और जब आप नीचे आ जा रहे हैं कन्याकुमारी, तो इधर से ये समुद्र, उधर से वो समुद्र, नीचे जिस पानी में मिल गया वो कौन सा है, इंडियन ओशन। तो एक्चुअली ये सी किसका पार्ट है, ओशन का पार्ट है, इंडियन ओशन का। तो ये पूरा क्षेत्र इंडियन ओशन है। अगर अरेबियन सी को मैं इंडियन ओशन बोल दूं तो वो भी बात सही है, बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन बोल दूं वो भी बात सही है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो पूरा क्षेत्र था, यहां का मास्टर बनना चाहते थे पोर्तुगीज, और इन्होंने इंट्रोड्यूस की ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी, कौन है वो पुर्तगाली जिसने इंट्रोड्यूस की, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो लिखिए, विच पोर्तुगीज वाइसरॉय इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, कौन सा वो पोर्तुगीज वाइसरॉय था जिसने अपनी कैपिटल, जो इंडिया में इनका पूरा कारोबार चलता था, इंडिया में इनका जो पूरा पॉलिटिकल रूल स्टार्ट हुआ, तो शुरुआत में कोचीन से कर रहे थे, कोचीन को इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। फाइनली कोचीन से शिफ्ट कर दिया गया गोवा। अच्छा, गोवा शिफ्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। देखो, गोवा का मतलब क्या है, गोवा इस तरफ पड़ेगा, गोवा पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप नजर रख सकते हैं ऊपर भी, यानी महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में, आप नजर रख सकते हैं नीचे भी, यानी कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में। तो गोवा सेंटर, और सेंटर में ही कैपिटल रखी जाती है जनरली, कैपिटल हमेशा कहाँ रखी जाती है। और यहां पे अगर आपका इन्फ्लुएंस है तो आप इस पूरे अरेबियन सी वाले रीजन में कंट्रोल करेंगे। और सोचिए, जो अरब व्यापारी थे पहले, उनकी पूरा यहाँ पे कंट्रोल था। अब जो भी जहाज जाएगा,
जो भी बेड़ा जाएगा सबको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? पुर्तगालियों की। मुगलों के भी जहाज जब जाते थे तो वहां पर इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था। मुगलों का शासन अंदर अंदर रहता था और इन समुद्री क्षेत्रों में इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कब गोवा में इन्होंने परमानेंट अपनी जो है सीट शिफ्ट कर दी, गोवा इनका हेडक्वार्टर बन गया, और वो बात तक रहा भारत की आजादी के बाद तक। ये बात है 1530। किसके समय पर? नीनो डी कूना। तो लिखिए, लिखिए, इन विच ईयर एंड अंडर द वाइसरॉयशिप ऑफ, इन विच ईयर एंड अंडर द वाइसरॉयशिप ऑफ, under the viceroyship of which Portuguese officer Goa became the permanent seat of Portuguese rule in India? Goa became the permanent seat, headquarter of Portuguese rule in India. And the answer is permanent seat या headquarter of Portuguese rule in India. Of Portuguese rule in India. And the answer is नीनो डी कूना। एयर कौन सा है? 1530। दो चीज में अंतर है, गोवा कैप्चर 1510 में हुआ है, लेकिन गोवा को परमानेंट सीट बना दिया गया है कब? ठीक है, याद रखना है। अब आप थोड़ी सी एक हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए, द पोर्टुगीज फर्स्ट established a factory in India. The Portuguese first established a factory in India in Calicut, in Calicut, in Calicut, K-A-L-I-C-U-T या C-A-L-I-C-U-T भी लिख सकते हैं, इन कैलिकट। ब्रैकेट में लिखिएगा नाउ कोझिकोड, नाउ कोझिकोड, कोझिकोड, ब्रैकेट क्लोज, इन 1500, 1500 डैश 1501, 1500 1501, ऑन द मालाबार कोस्ट, ऑन द मालाबार कोस्ट, ऑन द मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्तुगीज वर लेड बाय, द पोर्तुगीज वर लेड बाय, द पोर्तुगीज वर लेड बाय पेड्रो, पेड्रो एल्बरेज कैब्राल। नाम आपको भूलना नहीं है। द पोर्तुगीज वर लेड बाय पेड्रो एल्बरेज कैब्राल। इसी ने मांगी थी परमिशन, कॉमा, who secured permission from the Zamorin, who, the Portuguese were led by Pedro Alvarez Cabral, who secured permission from Zamorin, permission from Zamorin, Zamorin, comma, the ruler of, the ruler of Calicut, Calicut, comma, to set up the factory, टू सेटअप द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री इसके समय पे नहीं लगी है, इसके समय, कैब्राल के समय लगी है। नेक्स्ट पॉइंट, द फैक्ट्री वॉज यूज टू मैनेज द फैक्ट्री वॉज यूज टू मैनेज द, यूज टू मैनेज द पोर्तुगीज, द फैक्ट्री वॉज यूज टू मैनेज द पोर्तुगीज स्पाइस ट्रेड, मसालों का व्यापार जो होता था, स्पाइस ट्रेड, which focused, which focused on spices like, which focused
ऑन स्पाइसेस लाइक पीपर, ब्लैक पीपर सुना होगा आपने, पीपर, काली मिर्च, एंड जिंजर। जिंजर, जिंजर टी पी रहे हैं आजकल लोग सर्दियों में, यानी अदरक। नेक्स्ट पैरा में, द पोर्तुगीज वर इन इंडिया फ्रॉम, द पोर्तुगीज वर इन इंडिया फ्रॉम, पोर्तुगीज वर इन इंडिया फ्रॉम, सबसे लंबा पीरियड इनका 1498, जब ये आए 1498 टू 1961। देखिए, अंग्रेज इनके बाद आए, अंग्रेज 1947 में चले गए कंप्लीटली। इनका रूल देखिए, पोर्तुगीज भारत में रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड टेरिटरी में रहे ना वो। आगे लिखिए, आगे लिखिए, सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द पोर्तुगीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो, some important events in the Portuguese history of India वो। अब आप एयर बाय एयर लिखते जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एयर बोल रहा हूं, जो इवेंट आपको पता है वो खुद लिखेंगे। पहले लिखिए 1498, मैं नहीं बताऊंगा, खुद लिखिए क्या हुआ, छोड़ दीजिए अभी, अपने आप लिख लेना। सेकंड लिखिए 1501, लिखिए पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री एट कोचीन, पहले कालीकट में, अब कोचीन में आ गए। पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन कोचीन। तीसरा ईयर लिखिए, कोचीन लिख लिया ना, COCHIN, कोचीन, कोच्चि भी बोलते हैं इसे, कोच्चि। तीसरा लिखिए 1510, 1510 बता रखा है अभी, अल्फोंसो डी अल्बुकर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, और ध्यान रखना सुल्तान ऑफ बीजापुर को, ठीक है। 1510 अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट ईयर 1530, ये भी बता दिया मैंने आपको, 1530, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा क्या बन गया इनका, कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, गोवा बिकेम द कैपिटल, मेन हेडक्वार्टर, मेन पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईयर लिखिए 1559, 1559, 1559 द पोर्तुगीज ऑफिशियली एक्वायर्ड दमन, द पोर्तुगीज ऑफिशियली एक्वायर्ड दमन, दमन, दमन ड्यू वाला दमन, DAMAN, दमन। नेक्स्ट 1612, 1612, 1612, 1612 में क्या हुआ था आपको पता है, अब तक अंग्रेज आ चुके हैं। 1612, 1608 में आपको पता है क्या हुआ था, पहला अंग्रेजी दूत जेम्स फर्स्ट का, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में आता है, और ही आस्क्ड, ही डिमांडेड टू ओपन द साइट एट सूरत। बट सूरत है कहां बच्चों, सूरत कहां है, गुजरात में। पर गुजरात में कभी गौर किया गुजरात में है कहां, कौन सी नदी के मुहाने पे सूरत? हम्म, गलत, तापी। कौन सी नदी है, तापी। चार नदियां बहती हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ट्रिक भी बताऊंगा, समानता पूछता है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, स से साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, और तापी चौथी है, और तापी के मुहाने पर है सूरत। देखो नक्शा देखो, इस तरफ है सूरत, गुजरात का जो नक्शा है यहां पे पड़ता है सूरत। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र किसके कंट्रोल में है अभी, पुर्तगालियों के। 100 साल हो गए लगभग। अब तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 1608, 1609, 1610, 1510 में तो गोवा कब्जा लिया था, लगभग 100 साल हो गए हैं। पुर्तगालियों का इन्फ्लुएंस है इस पूरे क्षेत्र में, क्या वो बर्दाश्त करेंगे
कि उनके राइवल अंग्रेज आए और यहां फैक्ट्री खोले, नहीं खोलने दी जाएगी सूरत में फैक्ट्री। पढ़ा होगा आपने कि सूरत में उनको पहले दिक्कत होती है, तब वो टेम्पररी साइट खोलते हैं इधर ईस्टर्न कोस्ट में, मछलीपट्टनम विशाखापट्टनम वाला जो क्षेत्र है आज का। तो यहां पर आगे चल के एक बैटल होगी, बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली का युद्ध। ये यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस एग्जाम में। और स्वाली के युद्ध में अंग्रेज जीत जाएंगे। उसके बाद जहांगीर दोबारा एक फरमान जारी करेंगे और यहां पर ये अपनी फैक्ट्री 1613 में खोलेंगे। कौन? अंग्रेज। 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली, जब पोर्तुगीज को डिफीट कर दिया। तो अब आप लिखना है, इसी में आपको एक पॉइंट लिखना है, 1612 1612, वो सवाली युद्ध वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, अब लिखो आप 1612 1612। द इंग्लिश गेन्ड अथॉरिटी ओवर सूरत, द इंग्लिश गेन्ड अथॉरिटी ओवर सूरत, अंग्रेजों ने सूरत के ऊपर अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर लिया। नेक्स्ट, अगला एयर इंपॉर्टेंट, 1661, 1661, 1661, पोर्तुगीज, द पोर्तुगीज सीडेड, सीईडीईडी, सीडेड बॉम्बे, बॉम्बे टू इंग्लैंड। पुर्तगालियों ने बॉम्बे किसको सौंप दिया? किसको सौंप दिया? इंग्लैंड, अंग्रेजों को। एक्चुअली इनके बीच में मैरिज, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था। पोर्तुगीज जो क्वीन थी, यानी कि प्रिंसेस थी, उनकी मैरिज हुई थी ब्रिटिश प्रिंस से, और इसीलिए उन्होंने एज अ डाउरी बोल दो, एज अ गिफ्ट बोल दो, हमारे बॉम्बे को उनको सौंप दिया। बॉम्बे हमारा, ये यूरोपीय आपस में शादी कर रहे हैं, हमारी टेरिटरी एक दूसरे को दहेज में दे रहे हैं, ये भी क्या मजाक था। तो बॉम्बे उनको सौंप दिया, तब से बॉम्बे के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया था? किनका? इंग्लिश का। अभी तक किसका था? पुर्तगालियों का। उनको अब डाउरी के रूप में दे दिया। लास्ट 1961, द इंडियन आर्मी लिबरेटेड गोवा, द इंडियन आर्मी लिबरेटेड गोवा, इंडियन आर्मी ने गोवा को आजाद कराया। गोवा छोड़ ही नहीं रहे थे। कोई ऑपरेशन चला था? कौन सा ऑपरेशन चला था यहां के लिए? ऑपरेशन विजय। ठीक है, और हमने गोवा को अपने कंट्रोल में ले लिया। कब? 1961। उसके बाद गोवा को बना दिया गया यूटी। उसके बाद 1987 में गोवा को बना दिया गया स्टेट, और तब से आज तक गोवा है स्टेट। ठीक है, तो ये है गोवा की पूरी हिस्ट्री, यानी पुर्तगाली रूल की। तो एक बार पूरा डिवाइस करो, इतने आपको फैक्टर याद रखने हैं। तनाव में मत पढ़ना कि ये याद करना है, ऐसे पढ़ो, एक कहानी चल रही है, एक पुष्पा 2 चल रही है, मतलब कोई मूवी चल रही है, उस हिसाब से आप इसको याद करो तो आपको याद हो जाएगा। तनाव में नहीं पढ़ना कि हमें ये भी याद करना है, ये अजीब अजीब से नाम याद करने हैं। मैंने कभी ऐसे याद करने के लिए याद नहीं किए, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ये चीजें याद हुई हैं, वैसे ही आपको ये नाम याद हो जाएंगे अपने आप। दो दो तीन तीन बार उनको जपते जाओ बस, एक बार पूरा रिवाइज करो, कोई जल्दबाजी नहीं हमें।
एक एक नाम को देख लो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लो। ठीक है, आगे लिखिएगा। पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल क्रॉप्स टू इंडिया। पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल क्रॉप्स टू इंडिया इंक्लूडिंग, क्या क्या है उसमें? पोटैटोज, मेज, मक्का, टोमेटोज, पपाया, पपीता, एंड कैश्यूज, काजू, एंड टुक several crops and goods from India, and took several crops and goods from India to the other parts of the world, to the other parts of the world, like spices, spices जैसे पीपर हो गया, सिनेमन हो गया, होती है ना दालचीनी वगैरह, तो स्पाइसेस में सभी आ गया। एंड टेक्सटाइल्स लाइक इंडियन कॉटन एंड सिल्क। स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, the first printing press in India was introduced by the Portuguese. The first printing press in India was introduced by the Portuguese in 1556. In 1556 at Goa. At Goa. तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस खोलने का भी श्रेय इनको जाता है। कैश क्रॉप में क्रॉप आपको ध्यान रखनी है, टोबैको। कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दो अलग अलग क्रॉप होती हैं। टोबैको वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्टुगीज इन इंडिया। टोबैको, तंबाकू, टोबैको was introduced was also introduced by Portuguese in India। ठीक है, चलिए तो अब कर लीजिए इसको पूरा रिवाइज। और इधर देखिएगा, ये स्लाइड है जिसमें आपके पास ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ये चार्ट है, अभी 2 मिनट बाद आप इस चार्ट को बनाइएगा। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि कंपनीज लिखी है, अराइवल उनका लिखा है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखा। ठीक है, तो अभी आप इसको बना लीजिएगा, पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो इस चार्ट को आप बना लीजिएगा।
ये सारी कंपनीज है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। ये कब आई, किन का अराइवल, अराइवल का आपका सीरीज आपको याद ही है, कल करा दी गई थी आपको। क्या पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। तीसरा है इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, जिसके ऊपर अभी मैं डिस्कशन करता हूँ, सामने लिखा है। चौथा, इनकी पहली पहली साइट्स कहाँ पर लग रही हैं, कोचीन, मसूलीपट्टनम, सूरत, ट्रैंकोबर, और आपका सूरत। यानी सूरत में इनकी भी है, अंग्रेजों की भी है, और फ्रांसीसियों की भी है। ये सब इनकी बंगाल की साइट्स हैं, बंगाल में हर कंपनी की साइट थी। जो इन्होंने स्टैब्लिश की अपनी परमानेंट कमर्शियल साइट, वो कहाँ पर की, भारत में। हाँ, फैक्ट। कमर्शियल साइट जो परमानेंटली सेटल हो गई। एक तो होता है आपका फोर्टिफिकेशन करना किसी एरिया का। हाँ, कैलिकट पर हम ऑफिशियली जिसको मानेंगे जिसका फोर्टिफिकेशन हुआ वो ये है, कोचीन। फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी। जब वो उस उद्देश्य से आ गए कि अब हमें यहाँ साइट वो करना है, रहना है, हमें अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। किलाबंदी आप तभी करेंगे, किले बनाना समझ रहे हैं ना, ऊंची ऊंची दीवारें खड़े करना, जब आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। नोट कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए, एक तो ऑर्डर आपको ध्यान रखना ही है कंपनियों के आने का, ठीक है, इनकी साइट स्टैब्लिश होने का। अब यहां पर भी एक ईयर है और यहां पर भी एक ईयर है, अब कंफ्यूज नहीं होना क्या है, मैं बताता हूं। ये तो है कंपनियां, कि पुर्तगाली कंपनी भारत में पहले आई, फिर डच आई, फिर इंग्लिश आई, फिर डेन्स आई, और फिर फ्रेंच आई। लेकिन इनकी कंपनी लगने का क्रम क्या है, लगने का क्रम मतलब भारत में लगना एक चीज है, लेकिन कंपनी भारत में लग रही है वो अलग चीज है। लेकिन कंपनी स्टैब्लिश कब हुई, अपने देश में उसको कब परमिट मिला, या कब रजिस्टर्ड हुई, वो क्रम ये है। यानी पुर्तगाली 1498 में उनकी कंपनी अपने देश में बनी। जैसे ये है कंपनी इंग्लिश की 1600 में, पढ़ते हैं ना कि एलिजाबेथ ने दिया। भले ही भारत में आ रहे वो 1608 में है, और मसूलीपट्टनम में 1611 में लगा रहे हैं। अब देखो, मसूलीपट्टनम में 1611 में लगती है, लेकिन हम पहला उनका साइट किसे बताते हैं, सूरत को, जो 1613 में लगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये कौन सा ईयर है, जब कंपनी अपने देश में रजिस्टर हुई या स्टैब्लिश हुई या उसको परमिशन मिली। वो कौन सा है, वो कभी भी हो सकती है। ये वैसी बात हो गई कि आपका रिश्ता आज तय हुआ, रिश्ता तय आज हुआ, शादी आपके 1 साल बाद है, तो ये उनका रिश्ता तय हो रहा है, ये उनकी शादी हो रही है। दैट मीन्स ऐसे समझ लो। तो रिश्ता हो सकता है 2024 में तय और शादी 25 में हो रही हो। तो ये रजिस्टर यहाँ हुई और ये लगी यहाँ पे। तो यहाँ पर 1498 में स्टैब्लिश हुई है पोर्तुगीज कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर डच 1602 और इंग्लिश 1600। अब लगने के क्रम में ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले पोर्तुगीज लगी, फिर इंग्लिश, जबकि इंग्लिश आई बाद में भारत में। फिर आपका आ गया इधर डच, फिर ये तो ठीक ही चल रहा है, डेन्स और फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट है इन सब में, फ्रेंच बाद में आए। साइट आप देख रहे हो, कोचीन, कोचीन केरला में है। मसूलीपट्टनम कहाँ है बच्चे, आंध्र प्रदेश में आज। सूरत गुजरात में, बात हुई थी। ट्रैंकोबर तमिलनाडु में। सूरत गुजरात। ये सारे साइट्स हैं, और ये सारे एक चीज गौर करना, सब पोर्ट सिटीज ही हैं।
पोर्ट बंदरगाह शहर है समुद्र के पास वाले, ये एयर है, और ये सारी साइट्स हैं इनकी बंगाल की। बहुत टफ पेपर बनेगा, अभी आपको इतना तनाव नहीं लेना, ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये तो हमने क्योंकि आगे उनको पढ़ाया था जो आईएएस वाले बच्चे हैं, तो ये इनकी बंगाल वाली साइट है। हुगली, हुगली, ये पुर्तगालियों की साइट थी बंगाल में, पहले वेस्टर्न कोस्ट में थे, लेकिन ये इंडियन ओशन का मास्टर बनना है, तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक इनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो बंगाल में हुगली। आज भी आप सुनते हैं हुगली नदी, गंगा जब डाइवर्ट हो जाती है, एक बड़ा भाग उसका बांग्लादेश चला जाता है और एक हिस्सा उसका भारत में ही फ्लो करता है, तो हुगली। दूसरी साइड कौन सी है, चिंसुरा, ये भी बंगाल में है, ये डच की थी। तीसरा है फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम बार बार आएगा, क्योंकि फोर्ट विलियम वो किला है जब अंग्रेजों ने भारत में अपना एक प्रकार से, आपको पता नहीं, यही फोर्ट विलियम अंग्रेजों की कैपिटल बनता है, आगे लंबे समय तक अंग्रेजों की कैपिटल रहता है, जिसको आगे चल के आप कलकत्ता के नाम से जानते हैं, कोलकाता, अब बोलते हैं जिसको कैलकटा। तो पहले फोर्ट विलियम था, वो फोर्ट विलियम मतलब विलियम इनका किंग था, उसके नाम पे इन्होंने किला बना रखा था। वैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई, ठीक है ना। तो फोर्ट विलियम आपको ध्यान रखना है, ये फोर्ट विलियम आगे चल के कलकत्ता बन जाता है। 3 गांव लिए थे इन्होंने, कालीकाता, गोविंदपुरी और सूतानुती, 1200 रुपए में महज, और वहां इन्होंने एक बड़ा शहर बना दिया, कलकत्ता। यही तो अंग्रेजों की कैपिटल थी, भारत में अंग्रेजों की कैपिटल क्या थी, कलकत्ता। वो तो 1911 1911 दिल्ली दरबार लगेगा, जब जॉर्ज फिफ्थ आते हैं, और उसमें डिक्लेयर होता है कि हम अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे, ब्रिटिश इंडियन कैपिटल को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली। कैपिटल कहां जाती है, दिल्ली, और तब जाके दिल्ली में एक जगह खोजी जाती है जिससे बनता है न्यू दिल्ली। तो हमारी कैपिटल आज क्या है, न्यू दिल्ली। अब फिर से अभी प्रदूषण के कारण ये चर्चा चल रही थी कि कैपिटल शुड बी शिफ्टेड, भारत में कैपिटल को शिफ्ट किया जाना चाहिए। वो कैपिटल भारत की पहले नहीं थी, एंशियंट टाइम में थी, मिडाइवल एजिस में भी रही, मुगलों ने और दिल्ली सल्तनत के समय पर अलग अलग वहां पे शहर बने, दीन पनाह, शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली तो आज भी आप देखते हैं, शाहजहां ने बसा रखी है, जो चांदनी चौक, लाल किले के एकदम सामने, देखते हैं ना चांदनी चौक का जो क्षेत्र है पूरा, और आपका जो खड़ी बावली है पुराना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली अलग है। हमारी कैपिटल आज की क्या है, नई दिल्ली, वो अंग्रेजों ने बना रखी है। दिल्ली 7 शहरों का एक शहर है, दिल्ली कोई एक सिटी नहीं है। दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जिले हैं, आज आज का जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक चीज वो अपने आप में शहर रहा है दिल्ली। तो ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम ये अंग्रेजों की देन है, फोर्ट विलियम बनाया था इन्होंने, जिसको एक टाइम पे सिराजुद्दौला ने तुड़वाया भी था। तो आगे कंफ्लिक्ट होगा जब प्लासी वॉर पढ़ेंगे। श्रीरामपुर, ये भी साइट रही है, ये रही है डेन्स की। और चंदर नगर, मैंने आपको शायद कल भी बताया था, चंदर नगर फ्रांसीसियों की बंगाल में साइट थी, और फिर मैंने कहा ये वेस्ट बंगाल में मर्ज हो गई, ठीक है ना। तो ये है आपको पांचों के पांचों, तो याद करना है आपको, इनको इस तरह से हो जाएगा याद। जो हमने पढ़ा समझ में आया, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद की कहानी हम कल करेंगे शुरू, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना पर्याप्त है, काफी कंटेंट भी आपके पास हो गया है, रिवीजन भी आप अच्छा खासा इसमें कर लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।